नमस्ते दोस्तों जी, मैं हूं जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और ईडी ने कसा विवेकानंद पाटिल यानी विवेक पाटिल पर अपना शिकंजा। जी हाँ, पूर्व विधायक यानी कि माजी आमदार विवेकानंद पाटिल जो कि शेतकरी कामगार पक्ष से खड़े रहे हैं और उनके ऊपर ईडी ने शिकंजा कस दिया है, क्योंकि कर्नाला कोऑपरेटिव बैंक का जो प्रकरण है घोटाले का, उसके ऊपर तो जहां तक वैसे देखा जाए तो, क्योंकि मैं पर्सनली विवेकानंद पाटिल जी से मिला हूं, पर्सनली जो मेरा एक रेपो बना था, तो वहां तक मुझे वो बहुत ही अच्छे इंसान लगे थे। इंसान है, बल्कि कहना चाहिए बहुत ही अच्छे इंसान है। लेकिन कानून होता है, प्रक्रिया होती है। मैं भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, शायद आप में से कोई दर्शक भी इस चीज़ से गुजर चुका होगा। जी हाँ, यदि कोई प्रधानमंत्री भी खून कर देता है तो उसके ऊपर भी जो है वो न्यायालय जांच और पुलिस हिरासत में लिया जाता है उसको। इवन कमिश्नर ऑफ पुलिस भी यदि किसी का खून कर देते हैं या किसी का मर्डर रेप कर देते हैं तो उन्हें भी शिकंजों के पीछे जाना पड़ सकता है। आपने सब देखा होगा। ये सिर्फ एक बैंक का घोटाला नहीं है दोस्तों, पंजाब सिंध बैंक, यस बैंक, ये बैंक, वो बैंक। जी हाँ, चौकसी जैसी जो चौकसी घोटाले में जो बीच में आ गए थे, वो भी इसी तरह से। लेकिन क्या ये विकल्प जो है ईडी ने पकड़ा, लेकिन क्या ये विकल्प उचित है कि क्या लोगों को उनके पैसे मिल जाएंगे? जिनके पैसे अटके हुए हैं या जिनके पैसे अटक गए हैं, क्या वो उनको मिल जाएंगे? जी हाँ, ये लाखों करोड़ों का मामला है। जी हाँ, मतलब कई करोड़ का मामला है, कई 100 करोड़ का मामला है। मैं राइट फिगर नहीं बोलूंगा। राइट फिगर इसलिए नहीं बोलूंगा कि अब ईडी इस फिगर को बताएगी कि एक्चुअली में कितना माल का घोटाला हुआ है, कितने करोड़ों का घोटाला हुआ है। और ईडी अब ये बताएगी कि ये घोटाले में और कौन कौन शामिल थे। जी हाँ, वैसे तो उनके स्टेटमेंट के हिसाब से कि ये घोटाले में और कोई शामिल नहीं था, लेकिन मैं अब किसी भी स्टेटमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक पत्रकार के नाते मैं चाहता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का राजनीति प्रेशर ईडी के ऊपर नहीं आना चाहिए। और ईडी की स्वच्छ कार्रवाई की मैं कामना करता हूं। और मैं आपको बताता हूं, मैंने के कुमार जी से जो फोन पे बात की तो उन्होंने क्या कहा, तो आप ये सुनिए। हेलो, नमस्ते कुमार जी। नमस्कार सर, मैं आशीष चौधरी बोल रहा हूँ, पत्रकार। बोलिए सर। नमस्कार सर, एक आपसे थोड़ा फोन इंटरव्यू करना चाहते हैं। जी, बोलिए। खबर मिली है कि जो उरन विधानसभा से आमदार थे विवेकानंद पाटिल जी, विवेक पाटिल जी। जी हाँ, उन कर्नाला बैंक के चेयरमैन, तो उनको जो है वो ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। तो कुछ किसी घोटाले में, अब वो घोटाला डिटेल में क्या है वो हमारे पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कई लोगों के पैसे जो हैं वो बैंक से हड़प हुए हैं। इस तरह से प्रक्रिया कई और बैंकों की भी रही है सर। बाकी के भी कई बैंक जो हैं वो इस तरह से बंद हुए हैं और उसमें भी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो इसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया प्रकाश डाल सकते हैं आप? जी जरूर सर, जरूर बोलेंगे प्लीज। हाँ जी सर, बोल दीजिए सर। साहब, ऐसा है कि ये जहाँ तक कर्नाला बैंक की बात आपने की है, ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है। कर्नाला बैंक के अलावा जितने भी कोऑपरेटिव्स बैंक हैं या मल्टी कोऑपरेटिव्स बैंक हैं या जितने भी पचपेड़ी हैं, इस तरह का एक ये ऑर्गेनाइज एक तरह से समझिए अरेंजमेंट है फंड स्कैम का। तो इसमें जितने भी, मेरा सबसे पहला डिमांड यही होगा, इसकी पहले भी हमने कहा था, स्टेट गवर्नमेंट को भी लिखा था, आरबीआई को भी लिखा था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी लिखा था कि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जितने हैं इनको बैंक का जो होलसेल बना दिया जाता है, ये होलसेल इनके अंडर में होना नहीं चाहिए। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, अपने लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखते हैं ये लोग, और जो राजनीतिक इनकी जो इच्छा होती है उसको पूरा करने के लिए ये अपने सपोर्टर्स को
मतलब अनड्यू एडवांटेज दे देते हैं उनको, सारे प्रोसेस लैप्स करके हेवी लोन दे दिया जाता है और उनका रिकवरी भी बहुत हार्ड नहीं होता है। उनके साथ रिकवरी भी ये लोग अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। एक कॉमन पीपुल्स अगर 10,000 रुपया लोन ले ले तो उसका ये लोग घर तक ताला लॉक कर देते हैं, उसका सामान तक उठा लेते हैं, समझे। बहुत मतलब बुरी तरह से उनके साथ रिकवरी होती है, खासकर कोऑपरेटिव्स बैंक की और पचपेड़ी की। इसमें जो इनके एक्ट है 101, इसके तहत वो तो मल्टीपल मतलब लोगों को सताने लगते हैं उसके लिंक में निकाल करके। इस तरह से बाकी बड़े बड़े लोन जो ये लोग अपने फेवरेबल लोगों को करते हैं वो उनके साथ ये रिकवरी भी लगभग 0 रखते हैं। तो इस तरह से आने वाले समय में और भी बैंक घोटाला होगा। तो सबसे पहले रिजर्व बैंक को या स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को बड़े बड़े लोन जितने होते हैं उनको वो उसी तरह से पास करें जैसे कैबिनेट में कोई चीज पास होता है, वैसे भी बड़े लोन जितने कोऑपरेटिव में होते हैं मंथली फोर्टनाइटली एक मीटिंग होनी चाहिए जिसमें स्टेट कोऑपरेटिव मिनिस्ट्रीज के भी लोग होने चाहिए और रिजर्व बैंक के भी, या कोई जो लोकल बैंक है जो उनके बैंकर होते हैं जैसे नेशनलाइज बैंक के कोई डायरेक्टर उसमें रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। वो देखना चाहिए कि ये लोन प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं, इसके लिए प्रॉपरली जो इसके लिए गारंटी रखी गई है वो प्रॉपर है कि नहीं, जेन्युइन आदमी है कि नहीं, एक्चुअल बोरोवर है कि नहीं, ये सब चीजें देखनी चाहिए जिसको ये लोग हाइड करते हैं, जिसको ये लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इनको अपने सपोर्टर्स को खुश रखना पड़ता है और साथ साथ ये जो पैसे हैं वो अपने सेल्फ यूज के लिए भी यूज अपने फेक अकाउंट खड़ा करके लोगों को पैसा देते हैं, उस पैसे को खुद को यूज करते हैं। तो इसमें जो अभी गिरफ्तारी हुई है, ठीक है चलिए, ये गिरफ्तारी होने से तो मेरे को नहीं लगता कि पब्लिक का जो पैसा डूबा है वो मिलेगा, क्योंकि अभी भी देखिए वो महाराष्ट्र पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के जितने भी विक्टिम्स हैं आज तक रोड पे घूम रहे हैं, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, फिर भी उनको कोई जस्टिस नहीं मिला। तो मेरे को नहीं लगता कि इस गिरफ्तारी से डिपॉजिटर्स के जो पैसे फंसे हुए हैं उस बैंक में, कर्नाटक कोऑपरेटिव बैंक में, उसको कोई फायदा होने वाला है। अब सरकार या रिजर्व बैंक या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स जो है समय रहते अगर ये करे, जितने भी कोऑपरेटिव्स बैंक चल रहे हैं जिसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जैसे एमएलए हैं, एमपी हैं या और कोई है जो नॉमिनेटेड है पॉलिटिकल पार्टीज के चेयरमैन, एमडी, इन लोगों को हटा देना चाहिए और इन लोगों के जितने भी लोन हुए हैं उसके ऑडिट होने चाहिए और हर साल इस तरह के बैंक का एक क्राइसिल रेटिंग होना चाहिए, जैसे 5 स्टार रैंकिंग, 4 स्टार रैंकिंग, 3 स्टार रैंकिंग, इस तरह से इनके डिस्प्ले पे जहां इनका नाम होता है उसके नीचे इनका डिस्प्ले होना चाहिए, रैंकिंग घटते रहना चाहिए ताकि डिपॉजिटर देख ले कि अगर रैंकिंग घट रही है, स्टार मार्किंग घट रही है तो वो अपने डिपॉजिट को विड्रॉ कर ले वहां से। तो मतलब इसमें हम एक चीज पूछना चाहेंगे कि क्या एक आदमी, एक अकेला चेयरमैन क्या इतना घोटाला कर सकता है? तो आप देखिए, खाली चेयरमैन या एमडी की बात नहीं है, चेयरमैन एमडी अपने ही लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लेते हैं जी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी उन्हीं के लोग रहते हैं। वो अगर कह दिया कि हाँ इसको लोन देना है तो सारे डायरेक्टर्स उस पर साइन करते हैं, सारे डायरेक्टर्स उस पर सहमति दिखाते हैं। तो इसमें ये कहना कोई बात नहीं है कि सारे लोग एक आदमी के होने से होता है या नहीं होता है, एक ही आदमी के होने से होता है, क्योंकि गाइडेड बाय रिमोट उन्हीं के हाथ में होता है। दूसरे डायरेक्टर्स कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें, सिवाय उनको मीटिंग में बैठना और हाँ में हाँ मिलाना। अगर हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो उनको उसमें से निकाल देंगे वो जी। तो ऐसा है कि जब तक रिजर्व बैंक, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट के जो सेंट्रल के जो बैंक्स हैं उसके कोई गवर्निंग, वहां से कोई डायरेक्टर्स या वहां का कोई गवर्निंग हो बड़े बड़े लोनों पे, ऑडिट में, ऑडिट भी इनके फॉल्स होते हैं। जितने भी हमने देखा है इसके ऑडिट आपके कर्नाला बैंक के, कि घोटाला होने से पहले ऑडिट का ट्रिपल ए था और उसके बाद तुरंत घोटाला हो गया। इसका मतलब ऑडिट भी जो है वो फर्जी है, मैनिपुलेटेड ऑडिट होता है इनका। नहीं सर, ऑडिट हम इंटरनल ऑडिट तो मैनिपुलेटेड मान सकते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है, जब बाहर से लोग आते हैं, नहीं बाहर से लोग आते हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से आते हैं, इसमें रिजर्व बैंक का कोई डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं है, रिजर्व बैंक का कोई इसमें इंटरफेरेंस डायरेक्ट नहीं होता है। तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स कराती है। तो वो भी जो है कि एमएलए जो होते हैं, जो इसमें बोर्ड में चेयरमैन होते हैं, उनको खुश करने के लिए, क्योंकि वो जो रूलिंग पार्टी रहती है उसकी मिनिस्ट्री रहती है और उसी के मिनिस्ट्री द्वारा यहाँ पे चेयरमैन या एमडी बनाया जाता है। तो वहां से उनको जो सिग्नल मिलता है उसी तरह का एक्सटर्नल ऑडिट भी हो जाता है। जब तक कोई स्वतंत्र एजेंसी जैसे आरबीआई या अदर कोई बैंक्स के नॉमिनेटेड इसमें आएंगे नहीं ऑडिटर, तब तक इसमें कुछ होगा नहीं। और दूसरी बात, ये लोग जो लोन देते हैं ना, इनको फ्लैश करना चाहिए, किसको लोन दिया, क्या दिया, इनको डिस्प्ले करना चाहिए।
ताकि लोग उसके बारे में अगर अपनी कोई राय भेजनी है तो हाँ सही आदमी को लोन मिला नहीं मिला क्या काम हो रहा है उस तरह की, क्योंकि ये पब्लिक मनी है। पब्लिक मनी को आप यूं ही अपने फेवर में यूज नहीं कर सकते। सर हमने देखा आप जो पीओपीज हैं या मतलब जो प्रकल्पग्रस्त लोग हैं उनको आपने काफी मदद की है और तो उनके कई लाखों रुपए उनके डूब गए हैं, तो इसमें ग्राम पंचायत के भी पैसा डूब गया है इसमें। ग्राम पंचायत ने भी पैसे डाले थे, जो लोकल वेलफेयर के पैसे थे वो भी पैसे इन्होंने हड़प कर लिए। विलेजर्स के लिए जो उनके वेलफेयर के लिए फंड थे वो भी उनका इन्होंने हड़प किया, उनको गलत पैसे बांट दिए। जो इनोसेंट गरीब लोग हैं जो उन्होंने पैसा जमा किया, अपना जमीन बेच के अपनी गड़ी कमाई डाली, और उनका चूंकि ये आमदार होते हैं, लोकल पॉलिटिकल पार्टी में बहुत स्ट्रांग पर्सन होते हैं, इनका दहशत इतना होता है कि इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता है। तो इनके खिलाफ आवाज उठाना भी मुश्किल है। कोई आदमी जाके केस फाइल नहीं किया, किसी इंडिविजुअल ने केस नहीं फाइल की। तो निष्कर्ष मतलब यही समझें कि किसी शेतकरी को कोई फायदा नहीं होगा इनकी, किसी को कोई फायदा नहीं, इससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ। ये सिर्फ आईवॉस है, ठीक है, एक आदमी को पकड़ लिया आपने, उनको उनके ऊपर ट्रायल किया, कुछ दिन के बाद वो बेल पे आ जाएंगे, ऐसा चलता रहेगा। अच्छा। बाकी किसी को कुछ होने वाला नहीं है इसमें, ना आज तक हुआ है। आज तक किसी ने भी आपने हाई प्रोफाइल में देखा है क्या कि एमडी पकड़े गए, चेयरमैन पकड़े गए, उनके प्रॉपर्टी नीलाम करके बांटी गई। डीएचएफएल बैंक देख लीजिए, येस बैंक देख लीजिए, उनको अपने बलबूते पर वापस आना पड़ रहा है, खड़ा होना पड़ रहा है। गवर्नमेंट के तरफ से या इस तरह के जो एजेंसी गिरफ्तार करती है, चाहे ईडी ने गिरफ्तार किया, चाहे सीबीआई ने गिरफ्तार किया, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है इन्वेस्टर्स को। तो आपको क्या लगता है कि शेतकरी कामगार पक्ष उनसे राजीनामा मांगेगा या? देखिए, शेतकरी कामगार पक्ष का राजीनामा लेने ना लेने से भी डिपॉजिटर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे ना। अभी चूंकि दाग लग जाता है तो कोई भी पार्टी है, चाहे तो फिर आघाड़ी सरकार पे लग गया ना सर। नहीं, आघाड़ी सरकार में शेतकरी कामगार पक्ष लगे तो लगे। देखिए, पहले कोई भी सरकार पे अगर दाग लगती है तो सरकार को शर्म कब आया है? सरकार ने कब कोई रेगुलेशन एक्शन लिया है? रेगुलेटरी कोई एक्शन लिया क्या? जी, सरकार को शर्म आए तब ना। सरकार को शर्म कहाँ आती है? सरकार पे दाग कहाँ लगती है? सरकार तो ऑलवेज वाइट रहती है। क्या अभी होम मिनिस्टर के ऊपर जो आरोप लगे उससे सरकार दागदार नहीं हुई क्या? नहीं तो सर ऐसा है कि कई लोगों का कहना है कि आप विपक्ष में चले जाइए, आघाड़ी सरकार से निकल के विपक्ष में चले जाइए, यानी कि बीजेपी में चले जाइए, वो पॉलिटिकल नहीं, वो पॉलिटिकल एजेंडा है। उसमें पढ़ करके हम इस इशू को खराब नहीं करना चाहते। देखिए, पॉलिटिकल इश्यूज में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए जवाबदार नहीं होती है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। अगर सेकाब के लोग ने किया इस तरह का घोटाला तो सेकाब जो खड़ा होकर थोड़ी बोलती है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है क्या? चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, कोई भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक नहीं लेती है। बिल्कुल सही। तो इस तरह की मोरलिटी की बात करना, मोरलिटी अब जो है ना इस पॉलिटिकल पार्टी से दूर हो गई। तो पॉलिटिकल पार्टी मीन्स नॉन मोरल, जिनके पास मोरल नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं या पॉलिटिकल पार्टी में रहते हैं। जी। तो मोरल से पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो मोरलिटी की बात करके हम लोग मोरल को शर्मसार करते हैं, ये बात बेकार है। जी सर, चलिए सर, ठीक है, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम यही चाहेंगे कि शेतकरियों आप उठाइए, लोगों को उठाइए, लोगों को जागृत कीजिए। लोगों को, जितने डिपॉजिटर हैं इस तरह के, चाहे सारे बैंक्स के डिपॉजिटर मिलकर के एक बार जब आंदोलन करेंगे तो सरकार जरूर नियम बदलेगी। चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक के हो, चाहे पचपेड़ी के हो, चाहे महाराष्ट्र पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के हो, चाहे और भी जितने इस तरह के लोग हैं, जैसे डीएचएफएल के हुए, जैसे एस बैंक के हुए, ये सारे लोग जब तक रोड पे नहीं आएंगे तब तक कुछ बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला नहीं है। ये बात इनकी दब जाएगी। सर बहुत ही बढ़िया बात की आपने आंदोलन की, और मैंने देखा है, क्योंकि हम आपको कवर करते चले आ रहे हैं, हमने देखा है कि आपके आंदोलन की सक्सेस रेट 90 से 95% है। तो क्या यदि कोई ऐसा शेतकरी आपके पास आता है तो क्या आप उनके लिए आंदोलन कर सकते हैं? हम लोग ऑलवेज जो है ना जस्टिस के फेवर में रहे हैं। हमारा स्लोगन ही है फाइट फॉर राइट्स। तो हम लोग हरदम लड़े हैं अधिकार के लिए और लड़ते रहेंगे जब तक जिंदगी है अधिकारों के लिए। तो जितने भी शोषित डिपॉजिटर्स हैं, अगर वो कांटेक्ट करते हैं तो हम जरूर उनके लिए लड़ेंगे। जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कहा कि लड़ते रहेंगे मरते दम तक, बस यही शेतकरियों के लिए जिनके पैसे डूबे हैं उनके लिए एक प्रेरणादायक सिद्ध होगा। चलिए सर, धन्यवाद सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।
तो आपने सुना और मैं चला। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को नहीं देखा है तो देखते रहिए। नए हैं चैनल पे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारा साथ दीजिए, सत्य का साथ दीजिए, जनता का साथ दीजिए। जी हाँ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।